नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉडल पेपर आपका अपलोड किया जा चुका है और आज लगभग हम लोग 10 से अधिक क्वेश्चंस को इस वीडियो में और कवर करेंगे, जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। बाकी आप लोगों ने एक साल पढ़ाई की है, पेपर तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप लोगों तक प्रोवाइड की जाएं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम और अच्छा हो जाए। ठीक है भाई, महज हम लोग किसी भी वीडियो को 30 मिनट 40 मिनट ऐसे ही देखते हैं, लेकिन आपने पूरा साल पढ़ा है आराम से, तो आप लोगों को बहुत अच्छी सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बौद्धिक विकलांगता या बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों में योग के लाभ। ठीक है, योग से क्या होता है? योग हमारे शरीर के लिए और हमारे मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। कोई भी हो, चाहे वो बौद्धिक दिव्यांग हो, चाहे वो सामान्य लोग हो, सबके लिए योग बहुत जरूरी है। योग क्या करता है? एकाग्रता में सुधार करता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे बौद्धिक दिव्यांगता ना होता, कहता भैया SLD बच्चे हैं, ठीक है, कहता भैया ऑटिज्म बच्चे हैं, तो सबके लिए एकाग्रता में सुधार लाएगा ही लाएगा। योग प्राणायाम से बच्चों का ध्यान केंद्रित होगा, इसकी क्षमता बढ़ेगी, तनाव की में कमी आएगी, बच्चों में मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, घबराहट, इसमें कमी आएगी। शारीरिक संतुलन, योगासन से शरीर का संतुलन, फ्लेक्सिबिलिटी और मांसपेशियों में ताकत जो होती है वो सुधरती है। ठीक है, और भावनात्मक स्थिरता मिलती है। योग जो होता है बच्चों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रित करने और शांत रहने के लिए मदद करता है। योग जो होता है, हमारी नियमित योग से नींद की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आता है। तो योग के ये सारे लाभ हैं। कोई भी बच्चा कह दे लोग योग के अगर लाभ पूछेगा, बेनिफिट्स पूछेगा, तो भैया यही सारे लिख देना, कोई समस्या नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। दिव्यांग बच्चों में खेल चिकित्सा का उद्देश्य। दिव्यांग बच्चे हैं, इनके लिए प्ले थेरेपी दी जाएगी। तो प्ले थेरेपी क्यों उनको दी जाएगी? क्योंकि ये क्या होती है? प्राकृतिक उपचार होता है। प्ले थेरेपी के द्वारा बच्चा, सोच लो, हर एक चीज खेल खेल में सीख जाता है, अपनी बातों को बता पाता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता है, उसका डर खत्म हो जाता है, बच्चा सामाजिक कौशल अच्छे से करने लगता है, मिलना जुलना, बात करना, चीजों को बांटना, नई आदतों को विकसित करना। बच्चा समस्या समाधान करने लगता है खेल के माध्यम से, छोटी छोटी समस्याओं के माध्यम से। उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। खेल में सफलता मिलने पर बच्चों को आत्मविश्वास और हौसला उसका बढ़ जाता है। मोटर स्किल में विकास, खिलौने को पकड़ना, खेलना, ठीक है, पैरों की मांसपेशियों का समन्वय होना, ये सभी चीजें जो हैं वो खेल से निर्भर होती हैं, हमारे कह सकते हैं आप प्ले थेरेपी से निर्भर करती है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है। बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों में फिजियोथेरेपी की भूमिका। फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका होती है? अगर यहीं पर कह दे कि भाई बौद्धिक दिव्यांगता को छोड़ करके ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से अच्छे में, इनमें फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका होगी? कोई भी बच्चा हो, फिजियोथेरेपी का मतलब है कि जो भी हमारी शारीरिक मांसपेशियां हैं, ठीक है, जो भी हमारा शरीर है, उसे हमें आत्मनिर्भर बनाना है। और जब आत्मनिर्भर बनाना है, चाहे वो खड़े होना, बैठना, चलना फिरना, जो हमारी बेसिक नीड है वो हमारी पूरी हो। मान लीजिए हमारी मांसपेशियां जो है काफी अकड़ी हुई हैं, काफी तनी हुई मांसपेशियां हैं, तो वहां पर आप जो है कह सकते हैं कि भाई आपकी ताकत को बढ़ाया जा सकता है, मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। आपका पोस्चर सही नहीं है तो आपके पोस्चर को सही किया जा सकता है। ठीक है, काफी हद तक उसमें सुधार लाया जा सकता है। अगर कोई हड्डी टूट गई है या सही से उसमें ताकत नहीं है, तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से ये चीजें लाई जा सकती हैं। सहन शक्ति को और बढ़ाया जा सकता है, विशेष व्यायाम है उसके जरिए आपकी शारीरिक कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, आपकी ऊर्जा स्तर को बढ़ाया जा सकता है और बच्चे को शारीरिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है, जिससे कि बच्चा अपने कार्यों को करने लगे, दूसरों की पर निर्भरता जो है वो खत्म हो जाए।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ऐसे करके जितनी बार स्टार बना लो, क्योंकि ये 2 से 3 बार आपके पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। वैकल्पिक एवं संवर्धक संचार प्रणाली क्या है? इंग्लिश में बोलोगे तो अल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन। उन तरीकों और उपकरणों का एक समूह जो उन लोगों की मदद करता है जो पूरी तरह बोल नहीं पाते या जिन्हें भाषा में कठिनाई होती है। जिन्हें भाषा में कठिनाई होती है या पूरी तरह नहीं बोल पाते, उनके लिए एएसी प्रणाली काम करती है। ठीक है भैया, ये कैसे? संवर्धक। कैसे भैया? संवर्धक। यहाँ मौजूदा कमजोर बोली को सहारा देने या बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, अगर बोली कमजोर है उसमें सहारा देने का काम करेगी, बढ़ाने का काम करेगी। वैकल्पिक, या बोली न होने की स्थिति में, यानी कि बच्चा नहीं बोल पा रहा है, तो पूरी तरह से बातचीत करने में नया जरिया बनाती है, नया विकल्प बनाती है। प्रकार क्या होंगे इसके अंतर्गत? 2 प्रकार। एक बच्चा हाव भाव के माध्यम से बिना उपकरण वाला, और एक उपकरण वाला। बिना उपकरण वाला बच्चा हाव भाव के माध्यम से, शारीरिक संकेत के माध्यम से, सांकेतिक चीजों के माध्यम से। बच्चा उपकरण के द्वारा चित्र संचार या विशेष कंप्यूटर एप्स या टैबलेट के माध्यम से। ठीक है, इसके माध्यम से जो है आप कह सकते हैं कि भैया बेहतर बच्चा बन सकता है एएसी के द्वारा। ठीक है, दिव्यांग पुनर्वास में परामर्श की भूमिका, रोल ऑफ काउंसलिंग की बात हो रही है। दिव्यांग व्यक्तियों का परामर्श देना है तो क्या भूमिका होगी पुनर्वास की? पुनर्वास देना है तो क्या भूमिका होगी परामर्श की? भाई आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति, अगर हम उसको पुनर्वास देंगे तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है। जब उसको हम काउंसलिंग देंगे तभी तो वो बच्चा उस चीज को स्वीकारेगा, वो व्यक्ति उस चीज को स्वीकारेगा, वो माता पिता उस चीज को स्वीकारेगा। जो भावना अगर व्यक्त हो गई, उसको स्वीकार लिया, तो भैया जा सकते हैं कोई भी व्यक्ति रिहेबिलिटेशन के लिए, जहां पर परिवार के लोग बच्चों के साथ में मानसिक तनाव जो है वो उनका कम कर सकते हैं, डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, चिंता को कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। यथार्थवादी लक्ष्य को तय करना, काउंसलर परिवार को बच्चों की वास्तविक क्षमताओं को समझना, ठीक है, इसके अनुसार भविष्य में योजनाएं बनाना, ये सब चीजें क्या है? रोल ऑफ काउंसलिंग। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, सामाजिक समायोजन भी बहुत जरूरी है। बात करते हैं व्यवसायिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से आप क्या समझते हैं? देखो भाई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है? ये एक ऐसा उपचार पद्धति होता है इसमें व्यक्ति को उसके दैनिक जीवन की गतिविधियों, जैसे कि खाना खाना, कपड़े पहनना, लिखना पढ़ना, इसके द्वारा जो है स्वतंत्र बनाया जाता है। भाई एडीएल की जो एक्टिविटीज होंगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या करेगा? उसमें उनको स्वतंत्र बनाएगा। व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता और कार्य क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, दैनिक जीवन, शिक्षा, रोजगार, इनसे जुड़ी हुई गतिविधियों में आगे बढ़ाना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, इसका महत्व क्या होगा? तो हम कहेंगे बच्चे का फाइन मोटर अच्छा होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, ग्रॉस मोटर अच्छा होगा, बच्चा लिखने पढ़ने, कपड़ा पहनने, ऐसी चीजों को करने लगेगा। अगर हम बात करें छोटी सी एक परिभाषा की, तो भैया क्या है व्यवसायिक चिकित्सा? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सीधी सी बात है 4 लाइन में। एक ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक, विकासात्मक कठिनाइयों वाले व्यक्तियों को दैनिक जीवन की गतिविधियां स्वतंत्र रूप से करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें, समाज में प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं, व्यवसायिक चिकित्सा। नेक्स्ट भैया, व्यवसायिक चिकित्सा की 3 तकनीकें। व्यवसायिक चिकित्सा की 3 तकनीकें क्या होती हैं, इन पर हम लोग बात करेंगे। 3 टेक्निक्स ऑफ ओटी की बात हो रही है, तो हम कहेंगे भैया संवेदी एकीकरण तकनीक, जो कि पहली तकनीक है। संवेदी एकीकरण तकनीक में क्या होगा? इसमें आप कह सकते हो कि ऑटिज्म या अन्य विकारों से पीड़ित कई बच्चे रोशनी, तेज आवाज या खासकर जो भी स्पर्श हुआ, इनसे जो है समस्या आती है। तो बच्चे को जो है बॉल्स के माध्यम से, झूले के माध्यम से, विशेष बनावट वाले खिलौनों के माध्यम से जो है बच्चे के मस्तिष्क को इन सभी बाहरी संकेतों को सही तरीके से समझना और प्रतिक्रिया देने का अभ्यास कराया जाता है। दूसरा होगा
आपके एडीएल में, दैनिक जीवन में बच्चे को रोजमर्रा में जितनी भी आने वाली चीजें, ब्रश करना, बटन बंद करना, जूते का फीता बांधना, चम्मच से खाना, ठीक है, ये सारी चीजें जिससे कि किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर सिखाया जा सके, उनको बेहतर बनाया जा सके। अल्गुनल और सहायक उपकरण के द्वारा, भाई इसके द्वारा भी ओटी कराई जाएगी। जितना आप एडेप्टेशन कर दिया जाएगा, मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज लगा दी जाएंगी, वहां पर उसके परिवेश को बदला जा सकता है, उपकरणों को बदला जा सकता है, ठीक है। इससे आप कह सकते हैं कि पेन, चम्मच, मोटे ग्रिप वाले, व्हील चेयर, रैंप, ऐसी चीजों का उपयोग करके हम लोग बच्चे को बेहतर कर सकते हैं ओटी करा करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में स्पीच थेरेपी का महत्व। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में स्पीच थेरेपी का क्या महत्व है? भाई स्पीच थेरेपी वे बच्चे जो बोल नहीं पाते, वे बच्चे जो नॉन वर्बल होते हैं, वे बच्चे जो ना बोलने के कारण सामाजिक संपर्क नहीं बना पाते, वे बच्चे जो अपनी भावनाओं को दूसरों को व्यक्त नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें स्पीच की समस्या, बातचीत करने और दूसरों की भावनाओं को समझने में कठिनाई। इसके लिए स्पीच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जरूरी होती है, ठीक है। सबसे पहले बोलने की क्षमता का विकास। भाई अगर आप स्पष्ट रूप से बोलने की क्षमता अच्छी कर दोगे, वाक्य बोलना सिखाना, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलोगे, कम बोलोगे, ये बच्चे को सिखाना पड़ेगा हमें स्पीच थेरेपी में। गैर शाब्दिक संचार, मान लो बच्चा नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, तो आप बच्चे को इशारों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, ठीक है, जैसे AAC बोर्ड के माध्यम से, ऐसे आप बच्चे को सिखा सकते हो, दूसरों तक पहुंचा सकते हो। सामाजिक बातचीत या थेरेपी, बच्चों को बातचीत करने में जो है उसकी बारी का इंतजार करना, टर्न टेकिंग, दूसरों से नजरें मिलाना, ठीक है, बातचीत की शुरुआत करना, ये सारी चीजें आपको सोशल स्किल में देखने को मिलती है। आपको इकोलेलिया, जहां पर आप देखेंगे कि ऑटिज्म बच्चा होगा जो है बार बार चीजों को दोहराएगा, दूसरों की चीजों को बार बार दोहराएगा, ठीक है, तो वहां पर ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए भाषा चिकित्सा की भूमिका क्या होगी? भाषा चिकित्सा की क्या भूमिका होगी SLD वाले बच्चों के लिए? क्योंकि आपको पता है भैया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया बच्चों में होती है, लेकिन भाषा चिकित्सा की बात करते हैं तो पढ़ना लिखना सुनना व्याकरण संबंधी जो परेशानी आती है बच्चों में, वो आती है आपकी लैंग्वेज थेरेपी के अंतर्गत। बच्चों को फोनिक अवेयरनेस नहीं होगी, ध्वन्यात्मक जागरूकता नहीं होगी। थेरेपी के माध्यम से छात्रों को जो है अक्षरों की आवाज निकालना, उसके सही उच्चारण को समझना, ठीक है, उससे आप कह सकते हो कि पढ़ने के लिए कहना, शब्दकोश वोकैबुलरी नहीं होगी, ठीक है। इसका अर्थ है कि शब्दों और वाक्यों को, नियमों को जाना जाए, ठीक है, इसके अनुसार सही ढंग से सीखा जाए, कला की जाए, ठीक है। लिखित अभिव्यक्ति जो है, बच्चे मान लो कभी कुछ बोला जाए तो लिख नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, अपने विचारों को नहीं व्यक्त कर पाएंगे, ठीक है। लिखना हुआ थेरेपी के माध्यम से हुआ, ठीक है, तो इसके लिए भी बच्चों को जो है थेरेपी देनी चाहिए। भाई अपने विचारों को नहीं व्यक्त कर पाएंगे तो स्पीच थेरेपी तो बनती है ना, भाषा चिकित्सा तो बनती है ना, लैंग्वेज थेरेपी तो दिए जानी चाहिए ना, जिससे कि वो किसी भी उत्तर को लिख सकें, पत्र को लिख सकें, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। समझने की क्षमता, भाई केवल किसी चीज को पढ़ना ही नहीं सबसे जरूरी होता है, बल्कि उस चीज को समझना भी बहुत जरूरी होता है। पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से क्या, उसके अर्थ को आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा और साथ में समझा और साथ में प्रतिक्रिया दी, तो लैंग्वेज थेरेपी सबसे जरूरी होती है, ठीक है। विकासात्मक दिव्यांग वाले बच्चों में जीवन कौशल की भूमिका क्या होगी? जीवन कौशल की बात करता है, विकासात्मक विलंब वाले जो बच्चे हैं, इनमें जीवन को, लाइफ स्किल की बात करता है। देखो भाई, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी गतिविधियां आपको सिखानी पड़ेगी, तभी तो जाकर के बच्चा अपने लाइफ स्किल को जी पाएगा, लाइफ को आगे बढ़ा पाएगा। अगर आप नहीं सिखाओगे, बच्चे नहीं सीखेंगे, तो भाई समस्या का कारण तो है। तो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाओ, उनको सुरक्षित बनाओ। जीवन कौशल में बच्चे को आप आत्मनिर्भर बनाओ, जो भी आप कह सकते हो आपातकालीन चीजें हैं उनसे आप बेहतर करो, ठीक है। बच्चों को सुरक्षित करो, दूसरों की भावनाओं को जो है बेहतर करो, उन बच्चों की कहो कि भाई आप जो है
लाइफ स्किल के लिए आगे हो, आप खुद से अपना काम करो, दूसरों की निर्भरता जो है उसको कम करो। ठीक है, भावनात्मक नियंत्रण देना। जो भी हमारे ऐसे बच्चे होते हैं चीजों को नहीं समझ पाते, चिड़चिड़ापन आ जाता है, आक्रामकता आ जाती है, गुस्सा, डर, हताशा, ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो इनको भैया इमोशनल भी मजबूत करो। ठीक है, इनमें ऐसा बनाओ कि इनमें निर्णय लेने की क्षमता हो, डिसीजन मेकिंग, छोटी छोटी चीजों को लेकर के निर्णय ले सकें, सीख सके, उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। ठीक है, सामाजिक जुड़ाव या कौशल बच्चों को दूसरों से दोस्ती करना, समाज के तौर तरीके अपनाना, ठीक है, इसमें ढालता है। नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 11, बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों में आमतौर पर देखी जाने वाली व्यवहारिक संबंधी समस्या क्या है। और भैया इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही हो, सारे क्वेश्चन आपको लग रहे हो कि भैया आपके मतलब के क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने परिवार को 86,000 का सबसे बड़ा परिवार बनाया अपने स्पेशल एजुकेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक बार वीडियो को जरूर यार शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दिया करो। मैं भी बहुत सारे ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन भाई वीडियो शेयर होके आती नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, शेयर कर दिया करो यार, 2 मिनट, 1 मिनट का, आधे मिनट का समय लगता है, शेयर कर दो और आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, देखने के बाद शेयर कर दो, लाइक कर दो। बौद्धिक दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके आमतौर पर देखे जाने वाली व्यवहारिक समस्या की बात होती है, तो हम कहेंगे भाई जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं इनमें आक्रामकता होती है, मारना, पीटना, धक्का देना। ठीक है, आत्म हानिकरण व्यवहार होता है, खुद को इंजरी पहुंचा लेते हैं, कभी कभी सिर पटकने लगते हैं, स्वयं को काटने लगते हैं, नोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अपनी बातें नहीं व्यक्त कर पाते, तो क्या करेंगे बताओ। ठीक है, अत्यधिक जिद या गुस्सा होना, छोटी छोटी बातों पर रोना, चिल्लाना, गुस्सा होना। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी होना, एक जगह पर ना बैठना, अत्यधिक दौड़ना, भागना, ध्यान की कमी, अटेंशन नहीं होता बच्चों में, अटेंशन नहीं होता, ध्यान नहीं लगा पाते, सामाजिक व्यवहार में कठिनाई, दूसरों की से उचित रूप से जो है बातचीत नहीं कर पाते, व्यवहार नहीं कर पाते, बार बार एक ही व्यवहार ना कर पाना। ठीक है, बार बार चीजों को दोहरा ना पाना, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती। ठीक है, अनुचित रूप से व्यवहार करना, परिस्थिति के अनुसार मान लो चीजें समझ ही नहीं पाएंगे बौद्धिक दिव्यांग बच्चे, तो कैसा व्यवहार करेंगे, सही व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं संवेदी एकीकरण चिकित्सा और एएचडी बच्चों में मोटर कौशल विकास में इसकी भूमिका क्या होगी। भाई सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की बात होती है, ये क्या है, तो हम कहेंगे ऑटिज्म बच्चों में आपको देखने को मिलता है कि बच्चे स्पर्श करना, आवाज तेज होना, रोशनी होना, स्वाद होना, ऐसी चीजों को सही ढंग से बच्चे प्रोसेस नहीं कर पाते। और जब प्रोसेस नहीं कर पाते तो देखा जाता है कि बच्चों में ये दिक्कत आती है, सेंसरी इनपुट्स जो है वो सही नहीं होते। खेल खेल के माध्यम से आप बच्चे को संवेदी अनुभव करा सकते हो, उसके जो तंत्रिका तंत्र हैं इसके पर बच्चे को जो है संवेदनशील आप बना सकते हो, लेकिन उस बच्चे का मोटर कौशल बेहतर करना होगा। शारीरिक गतिविधियां जो हैं उसमें कठिनाई बच्चे को आती, बार बार बच्चा गिर जाता है, पेन नहीं पकड़ पाता। ठीक है, ऐसी चीजें जब आती हैं तो भैया वेस्टिबुलर सिस्टम का भी विकास करना पड़ता है, बच्चे का ग्रॉस मोटर भी मजबूत करना पड़ता है। जब आप बच्चे का कह सकते हो कि शरीर का संतुलन आप बेहतर करोगे, थेरेपी आप बच्चे के लिए बेहतर दोगे। ठीक है, इससे शरीर का संतुलन अच्छा हो जाएगा और बच्चे का ग्रॉस मोटर भी मजबूत हो जाएगा। प्रोप्रियोसेप्टिव आप कह सकते हो, इसमें क्या होता है, सिस्टम या सिस्टम मांसपेशियों को जोड़ और जोड़ों से जोड़ देता है, सॉरी जोड़ों से जुड़ा होता है, माफ कीजिएगा भैया, जब इतनी देर बोलो ना तो जो है जबान लड़खड़ा जाती है कभी कभी। ठीक है, जो मस्तिष्क को बताता है कि शरीर का कौन सा अंग कहाँ है। ठीक है, भारी गेंद फेंकना, दीवार से को धक्का देना जैसी क्रियाओं को अपनी शारीरिक ताकत और अंगों के तालमेल से सटीक अंदाजा होता है। ठीक है, सकल मोटर यानी ग्रॉस मोटर को बढ़ावा देना, थेरेपी के माध्यम से बच्चे को सीढ़ी चढ़ना, बाधाओं को पार करना, ट्रम्पोलिन जैसी गतिविधियां जो है बच्चे को आप करा सकते हो, इससे कि बच्चे की मांसपेशी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, बच्चे के लिए आप फाइन मोटर मजबूत कर सकते हो, संवेदी तंत्र जो है बच्चे का आप बेहतर कर सकते हो।
ठीक है, जहां पर जो छोटी छोटी चीजें हैं, क्ले के माध्यम से, रेत के माध्यम से, सैंड के माध्यम से आप छोटी छोटी चीजों को बच्चे को करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है भैया मनोरंजनात्मक या मनोरंजन चिकित्सा और इसके विभिन्न प्रकार। बात हो रही भैया रिक्रिएशनल थेरेपी की। रिक्रिएशनल थेरेपी क्या होती है? एक ऐसा उपचार पद्धति जिसमें दिव्यांग बच्चा जो है अपनी बीमारी या किसी विकार से पीड़ित व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मनोरंजन, खेलकूद की गतिविधियां कराई जाती हैं। और जब ये कराई जाएंगी तो उद्देश्यपूर्ण योजना बनेगी, कार्य क्षमता और सामाजिक कौशल, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। बच्चे का क्या होगा? खेल और शारीरिक गतिविधियां बेहतर हों। ठीक है, बच्चा बास्केटबॉल खेल सकता है, किसी भी चीज को तैयार कर सकता है, साइकिल चला सकता है, दौड़ सकता है। इससे क्या होगी? बच्चे की शारीरिक ताकत आएगी, सहनशीलता बढ़ेगी, टीम वर्क बच्चे का बढ़ेगा। बच्चे को आप जो है कला चिकित्सा, ठीक है, शिल्प चिकित्सा, ऐसी चीजों को आप करवा सकते हो। स्ट्रेचिंग वगैरह हुई, ऐसी चीजों को आप करवा दो। बच्चे के लिए आप संगीत, नृत्य, इनको आप करवा सकते हो, वाद्य यंत्र बजाना, संगीत सुनना। ठीक है, ये सब चीजें। बच्चों की आप पशुओं की सहायता करने की चिकित्सा दिलवा सकते हो, डॉग थेरेपी हुई, घोड़े की सवारी हुई, ऐसी चीजों को आप करवा सकते हो जिससे बच्चा जो है उनसे जुड़ेगा, अकेलापन कम होगा, चिंता दूर होगी। बच्चे के लिए आप प्राकृतिक और आउटडोर गतिविधियां करा सकते हो, पार्क में टहला सकते हो बच्चे को। ठीक है, किसी भी गेम्स को करा सकते हो, टेबल गेम्स को करा सकते हो। ठीक है, पजल करा सकते हो, ये सब चीजें आप करा सकते हो रिक्रिएशनल थेरेपी में। ठीक है, इसके बाद में 2 बार क्वेश्चन शायद हो गया, देख लेते एक बार। अच्छा, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 14 भैया होगा और 15 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। आपके 14 नंबर और यहाँ पर आपका 15 नंबर, टॉप 15 क्वेश्चन हैं आपके लिए भैया। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कक्ष में व्यवहार परिवर्तन की तकनीकें क्या होंगी? ठीक है, कक्ष में व्यवहार परिवर्तन की तकनीकें क्या होंगी? देखो भाई, सीधी सी बात है, बच्चा अगर निगेटिव बिहेवियर करता है तो हमें उस बच्चे का बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, व्यवहार को परिवर्तित करना पड़ेगा। हम सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा दें, यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर को हम बढ़ावा दें, और निगेटिव बिहेवियर को हम बच्चे को कम करें। अगर हम पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं तो हम कहेंगे बच्चे को हम तुरंत पुरस्कार दे दें, प्रशंसा दे दें, स्टार दे दें, ऐसी चीजों को कर सकते हैं जिससे कि बार बार बच्चा निगेटिव रेइंफोर्समेंट, छात्र के अच्छे व्यवहार दिखाने पर कक्षा से किसी अप्रिय स्थिति को हटा देना, या बच्चे को ज्यादा होमवर्क दे देना। टोकन इकोनॉमी हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चे के अच्छे व्यवहार के लिए। बच्चे को पॉइंट्स, नकली सिक्के, टोकन, ऐसी चीजों को आप दे सकते हैं। ठीक है, विलोपन यानी कि इग्नोरिंग, ध्यान आकर्षित करने के लिए किए जाने वाले छोटे मोटे जो व्यवहार, गलत व्यवहार होते हैं, इसमें जो शिक्षक द्वारा पूरी तरह से अनदेखा करना। ठीक है, आप ये कर सकते हो। बच्चे के लिए शेपिंग का उपयोग कर सकते हो, बच्चे के लिए प्रॉम्प्टिंग का उपयोग कर सकते हो। बाय शेपिंग, किसी भी कोई भी कठिन व्यवहार है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में आप स्टेप्स में बंटवा दो, उसका आपका क्या करा दो, कार्य विश्लेषण करा दो, जिससे कि बच्चा विभिन्न तकनीकों के माध्यम से अपनी विशेष आवश्यकता के अनुसार बेहतर कर सके चीजों को। प्रॉम्प्टिंग आप कर सकते हो, सही व्यवहार सीखने के लिए छात्र को शारीरिक या मौखिक रूप से जो है इशारा देना। ठीक है, आप इनको कर सकते हो। टाइम आउट कर सकते हो, अगर कोई बच्चा अप्रिय घटना करता है, आक्रामक घटना करता है, तो उस सकारात्मक माहौल से बच्चे को कुछ देर के लिए हटा सकते हो। ठीक है, एक शांत कोना दे सकते हो। नेक्स्ट है भैया भाषा चिकित्सा। क्या आवश्यकता है? मूल्यांकन और दायरा और हस्तक्षेप की बात होती है। बात हो रही भैया लैंग्वेज थेरेपी की। ठीक है, लैंग्वेज थेरेपी क्या करता है? इसका उपयोग व्यक्तियों के लिए जो भी विशेषकर व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जिनमें लैंग्वेज की दिक्कत होती है, भाषा को समझने और भाषा को व्यक्त करने, ठीक है, इसकी दिक्कत होती है। केवल स्पीच तक सीमित नहीं कि बच्चा बोल ले, बहुत है, बच्चा चीजों को समझ ले, ये भी जरूरी है। ठीक है, बच्चा चीजों को व्यक्त कर पाए, ये भी जरूरी है। तो इसमें सुधार आता है आपकी भाषा चिकित्सा से। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्या होगी? थेरेपी शुरू करने से पहले बच्चे की वास्तविक समस्या और उसके स्तर को जान लेना चाहिए। ठीक है, जब आप जान लोगे तो बच्चे के इतिहास के बारे में, बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में, परिवार से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि के बारे में आप जानकारी ले लो।
जानकारी जब आप ले ली तब आप उसके लिए औपचारिक परीक्षण लगाओ और भैया उसके संबंधित जो भी चीजें हैं आप उसका माप कर लो। उसके बाद में अनौपचारिक अवलोकन करो बच्चे का, खेल खेल के माध्यम में उसकी इच्छाओं के अनुसार जो है बच्चे को स्वतंत्र बनाओ। ठीक है, शारीरिक अंगों की जांच करके होठ, जीभ, तालू, सुनने की समस्या, ये सब चीजों की जांच कर लो। अगर कोई दोष नहीं है तो भाई थेरेपी देना शुरू कर दो। दायरा क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई विकासात्मक भाषा विकार, जैसे बच्चों में उम्र के अनुसार भाषा का विकास ना हो पाना। न्यूरोलॉजिकल समस्या होगी, भाई अगर बच्चे में ऑटिज्म है, सीपीए, डाउन सिंड्रोम है, बौद्धिक अक्षमता है, तो ऐसी भी समस्या हो सकती है। तो हो सकता है बच्चा जो है लैंग्वेज की में दिक्कत करे। अधिगम दिव्यांगता, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया होगी, तब भी समस्या हो सकती है। ठीक है, कभी बच्चा हकलाता है, तुतलाता है, ठीक है, तब भी समस्या हो सकती है। भाई फ्लुएंसी नहीं है, आर्टिकुलेशन दिक्कत है, आर्टिकुलेशन आपको पता है सोडा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन। ठीक है, हस्तक्षेप की प्रकृति क्या होगी, भाई जितनी जल्दी आप हस्तक्षेप करोगे बच्चे को आप उतनी जल्दी इलाज दिला सकते हो। आप इंडिविजुअल दिला सकते हो, चाइल्ड सेंटर्ड आप दिला सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड किसी भी माहौल में बच्चे को तैयार करके खिलौनों के जरिए आप बच्चों का अभ्यास करा सकते हो। खेल खेल के माध्यम से आप बच्चे को बहुसंवेदी अप्रोच दे सकते हो। केवल आवाज नहीं, दृश्य, स्पर्श, तकनीक, इसके माध्यम से कार्यात्मक संचार कर सकते हो, फंक्शनल कम्युनिकेशन कर सकते हो। थेरेपी का ये प्राथमिक लक्ष्य होगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों के माध्यम से आप बच्चे को अच्छा कर सकते हो, हस्तक्षेप कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो भैया, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद भैया।